हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज 10th ऑफ मे का एडिटोरियल। जी हाँ, एडिटोरियल स्टार्ट करने से पहले स्टार्ट करेंगे आज की वोकैबुलरी, जो कि सबसे मेन होती है किसी भी एडिटोरियल के लिए। हम कितनी भी रीडिंग कर लें, लेकिन रीडिंग के लिए यदि हमारा फंडामेंटल मजबूत नहीं है, यदि हम वोकैब को नहीं जानते, हम वर्ड मीनिंग को नहीं जानते, तो रीडिंग करना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो दोस्तों इसीलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले वोकैबुलरी और उसके बाद स्टार्ट करते हैं कि ऑथर ने क्या लिखा है। तो वही हम प्रोग्राम आज स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करते हैं पहले वोकैबुलरी से। और वोकैबुलरी स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे मेरे जितने भी दोस्त न्यू हैं, जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरी उनसे विनम्र प्रार्थना है दोस्तों कि प्लीज़ आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को जरूर लाइक करें। और यदि कहीं कोई फीडबैक है तो वो मुझे आप जरूर दें, राइट। और मैं आपको कुछ क्लासेस के बारे में और इन्फॉर्म कर देता हूं। हम लोग स्टार्ट करते हैं एरर की क्लास डेली रात में 11 बजे, जो कि 11 से 12:30 चलती है, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। एनीबडी कैन ज्वाइन। ऐसे एडिटोरियल फ्री ऑफ कॉस्ट है। एरर्स जो है ये आपके एग्जाम बेस आते हैं, जो पिछले एग्जाम में आ चुके हैं, बिल्कुल बेसिक से लेके। और उससे आधे घंटे पहले दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं वोकैबुलरी का सेशन डेली। तो डेली वोकैबुलरी और डेली एरर्स की क्लासेस होती हैं। और मेरा मानना ये है और मेरी आशा के संग विश्वास भी है कि आप यदि ये एरर की क्लास करते हैं और वोकैबुलरी करते हैं तो इससे बाहर एग्जाम नहीं हो सकता आपका। जस्ट ट्राई टू ज्वाइन द क्लास फर्स्ट, एंड इफ यू लाइक इट then you can continue. If you love it, then you can continue. But again, if you don't, then please tell me the feedback that what didn't you like actually. तो चलिए स्टार्ट करते हैं एडिटोरियल और स्टार्ट करते हैं पहले वोकैबुलरी से आज की। आइए। दोस्तों आज की नंबर 1 वोकैबुलरी है रिलेंटलेस। RELENTLESS, रिलेंटलेस। रिलेंटलेस का मतलब होता है कंटिन्यूइंग। कोई भी चीज जिसको हम कंटिन्यू करते हैं, कांस्टेंट, लगातार बने रहना, किसी भी चीज को कंटिन्यू करना कहलाता है रिलेंटलेस। सेकेंड है स्टेप अप। स्टेप अप का मतलब होता है इंक्रीज करना, ऑगमेंट और एडवांस। स्टेप अप मतलब एक स्टेप आगे बढ़ाओ। अप का मतलब होता है ऊंचाई की ओर और स्टेप का मतलब होता है कदम। तो स्टेप अप का मतलब हो गया एडवांस, प्रोग्रेस करना, एडवांसमेंट करना। एडवांस का मतलब भी आगे बढ़ना होता है और ऑगमेंट मींस इंक्रीज करना, बढ़ाना। यही होता है स्टेप अप। थर्ड है दोस्तों ट्रम्फ। TRIUMPH, ट्रम्फ। इसका मतलब होता है विक्ट्री, विजय। बचपन से पढ़ा होगा, ये बहुत कॉमन वोकैबुलरी है, केजी क्लास से यूज होती चली आती है। ट्रम्फ मींस विक्ट्री, विजय। दोस्तों फोर्थ है ग्राइंड ऑन, GRINDON। ग्राइंड ऑन का मतलब होता है कंटिन्यू करना फॉर अ लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय के लिए। किसी भी चीज को लंबे समय के लिए कंटिन्यू कर देना कहलाता है ग्राइंड ऑन। फिफ्थ है दोस्तों गैल्वनाइज्ड। गैल्वनाइज का मतलब होता है किसी भी चीज को एक्साइट करना, शॉक करना, मतलब स्तब्ध कर देना या फिर चौंका देना या फिर एक्साइट करना, मतलब किसी भी चीज में आग लगा देना। आग मतलब रियल वाली आग नहीं, मतलब भड़का देना, यही कहलाता है गैल्वनाइज्ड। एंड द लास्ट वोकैबुलरी है आज की रैशनल। ये भी एडिटोरियल मतलब द हिंदू की मेन वोकैबुलरी में से एक है और कॉमन वोकैबुलरी है, डेली यूज होती है, चाहे इकोनॉमिकल हो चाहे पॉलिटिकल हो। रैशनल का मतलब होता है लॉजिकल, कोई भी चीज जो तर्क संगत है, मतलब लॉजिकल है, जिसपे आप आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं, तो यही कहलाता है रैशनल, मतलब बेस्ड ऑन लॉजिक, जो कि फैक्ट्स या लॉजिक पे बेस होती है, तर्क संगत चीजें, यही कहलाती हैं रैशनल। ठीक है, सो ये थी आज की 6 वोकैबुलरी। स्टार्ट करते हैं आज के एडिटोरियल से। दोस्तों ये है आज का एडिटोरियल और यहां से स्टार्ट किया है राइटर ने अपनी सोच को बयां करना। तो भैया राइटर ने क्या कहा? राइटर ने आज के एडिटोरियल का नेम दिया रिलेंटलेस वॉर। एक ऐसा वॉर जो कभी थक नहीं सकता, जो कभी रुक नहीं सकता, मतलब ना रुकने वाला वॉर। तो भाई जो भी वॉर चल रहा है, जो कि दिखाई दे रहा है कि भाई इसका तो कोई प्रोज एंड कॉन्स ही नहीं दिखाई दे रहा, इसका तो कोई मतलब छोर ही दिखाई नहीं दे रहा, ये पता नहीं कहां रुकेगा। तो वही राइटर ने कहा रिलेंटलेस वॉर, एक ऐसा वॉर जो कि रिलेंटलेस है, मतलब कंटिन्यूअस चलता हुआ आ रहा है। आगे लिखा राइटर ने, ये पैसेज लिखा गया है ऑन रशिया यूक्रेन क्राइसिस पर, मतलब जो रशिया और यूक्रेन का संकट मंडरा रहा है पूरे विश्व में, ये वही उसी पे पैसेज लिखा गया है ऑन रशिया यूक्रेन क्राइसिस। दोस्तों क्राइसिस का एक मतलब होता है कमी, लेकिन क्राइसिस का एक मतलब होता है संकट, तो ये ध्यान रखेंगे। क्राइसिस का मतलब होता है संकट, तो रशिया और यूक्रेन का जो संकट है उसी पे लिखा गया है ये पैसेज। आगे क्या कहा गया? रशिया शुड सपोर्ट द UN सेक्रेटरी जनरल्स पीस मिशन। रशिया को चाहिए कि वो सपोर्ट करे
वो साथ दे यूएन सेक्रेटरी जनरल का जो पीस मिशन है, जो शांति का मिशन है, उसको एंड द अटैक्स, और अपने अटैक्स जो है उसको एंड कर देना चाहिए। मतलब दोस्तों यहाँ पे जो राइटर है वो कैसी लैंग्वेज यूज कर रहा है, वो सपोर्टिव लैंग्वेज यूज कर रहा है। सपोर्टिव इन द सेंस सजेशन देना चाह रहा है। तो भैया सजेशन का मतलब क्या हो गया, मतलब वो रशिया से कहना चाह रहा है कि रशिया को क्या चाहिए, रशिया को चाहिए कि वो यूएन सेक्रेटरी जनरल का जो पीस मिशन है, जो शांति वार्ता वाला मिशन है, उसको अपनाए और इस युद्ध को खत्म करे, एंड करे। ठीक है, चलो तो आ जाओ जल्दी से स्टार्ट करते हैं यहां से। तो स्टार्ट करेंगे पढ़ना। पहले मैं आपको 30 सेकंड्स दूंगा, जल्दी से पढ़ लें, फिर मैं आपको बताता हूं फास्ट। चलिए दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। सेनेस ने कहा है कि 2 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं रशिया के इन्वेजन को लेकर। रशिया ने जो आक्रमण किया है यूक्रेन पर, तो उसकी स्टार्टिंग से 2 महीने हो चुके हैं उसको स्टार्ट हुए। जो यूएन सेक्रेटरी काउंसिल फाइनली उन्होंने मैनेज किया है इशू को एक स्टेटमेंट देते हुए, जिसका नाम रखा है उन्होंने क्या, अ पीसफुल सॉल्यूशन। मतलब 2 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं रशिया के आक्रमण को स्टार्ट हुए, रशिया के अटैक को स्टार्ट हुए, जो रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया है उसको स्टार्ट हुए 2 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं। तो इस पर क्या हुआ, इस पर जो यूएन सेक्रेटरी काउंसिल है उसने एक इशू को नाम दिया है, उन्होंने मैनेज किया और इस इशू को एक नाम दिया अ पीसफुल सॉल्यूशन। मतलब वो इस पर कुछ काम करना चाहते हैं तो उन्होंने एक नाम दिया इसको अ पीसफुल सॉल्यूशन। एंड बैकिंग द एफर्ट्स, और सपोर्ट किया है किसका, एफर्ट्स का, प्रयत्नों का, किसके, जो सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गटरेस हैं उनके एफर्ट्स को सपोर्ट किया है इन दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में। मतलब सभी लोग लगे हुए हैं कि किसी भी तरह से इनके युद्ध में शांति वार्ता आए, शांति बने, और यही सब चीज़ों के लिए एफर्ट्स दिए जा रहे हैं। तो एंटोनियो गटरेस जो कि सेक्रेटरी जनरल हैं, उनके एफर्ट्स को बैक किया गया, उनके एफर्ट्स को सपोर्ट किया गया है किसके द्वारा, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा, राइट। और साफ साफ कहा कि भाई रशिया और यूक्रेन को युद्ध को 2 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं स्टार्ट हुए, लेकिन इसका कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा, कोई भी बैकअप नहीं करना चाह रहा, कोई भी अपने आप को, हर इंसान अपने आप को फ्रंट पे रखना चाह रहा है, कोई भी ये नहीं सोच रहा कि नहीं इसको हम रिटर्न करें, इसको बैक करें एट एनी कॉस्ट। आगे क्या कहा गया, वाइल द केयरफुली ड्राफ्टेड, जबकि एक केयरफुली स्टेटमेंट दिया गया, अवॉइडेड एनी रेफरेंस टू वॉर, किसी भी रेफरेंस को टालते हुए, वॉर हो, इन्वेजन हो या कॉन्फ्लिक्ट हो। द फैक्ट दैट, ये जो फैक्ट है कि जो 15 मेंबर हैं काउंसिल के, मतलब इस काउंसिल में 15 मेंबर इंक्लूड हैं और इंक्लूड रशिया भी है इसमें, मतलब रशिया को इंक्लूड होते हुए, जो कि रशिया क्या है, एक वीटो पावर रखता है, यूनानिमसली, सर्वसम्मति रखते हैं सभी, किसके लिए, द कॉल फॉर पीस। मतलब सभी लोग इसमें, 15 से ज़्यादा कंट्री इसमें सम्मिलित हैं और यूएन काउंसिल में, और इसमें दोस्तों रशिया भी इसका एक पार्ट है, और सभी लोग चाहते हैं कि नहीं हाँ हम क्या करें, सभी लोग सहमति चाहते हैं कि हम शांति की वार्ता करें, और वो दिखाते हैं क्या कि दैट ऑल साइड्स आर फीलिंग द हीट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, कि सभी जितने भी पार्ट हैं, जितने भी देश हैं और जितनी भी कंट्रीज हैं, सभी को इस कॉन्फ्लिक्ट का हीट सहना पड़ रहा है। मतलब भले ही लड़ाई इन 2 देशों में हो रही है, लेकिन इसकी गर्मी जो है वो सभी देशों को सहनी पड़ रही है, क्योंकि महंगाई की मार बढ़ती जा रही है, चीज़ों में जो कमी है वो होती जा रही है। तो इसका मतलब यही नहीं है कि रशिया और यूक्रेन इस बात को सह रहे हैं,
इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रोडक्ट है, जो मुझे कहना चाहिए इन्फ्लेशन है, इन सब पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ रहा है, जीडीपी से लेके सब चीजों पे। तो दोस्तों सीधी सी बात कही गई है कि युद्ध को इतने ज्यादा टाइम हो गया है, अब यूएन भी इसमें शामिल हो गया है, यूएन भी चाह रहा है कि कैसे भी करके इसमें शांति वार्ता हो, और इवन रशिया की बात कही गई है कि रशिया भी चाहता है कि शांति वार्ता हो, लेकिन कहीं भी कोई चीज नजर नहीं आ रही है और इसका इफेक्ट सभी कंट्रियों पे पड़ रहा है। राइट, आइए आगे करते हैं। दोस्तों यहां से स्टार्ट करें। जल्दी कंप्लीट करें दोस्तों, फास्ट, कम ऑन रीड। चलिए करें स्टार्ट। आई होप दैट यू गाइस हैव डन। आराम से करेंगे। इस चीज को जानते हुए, गोइंग बाय द वोट्स इन द यूएन जनरल असेंबली, जो जनरल असेंबली में है, इंटरनेशनल पब्लिक ओपिनियन इज हैविली अगेंस्ट। जो इंटरनेशनल पब्लिक ओपिनियन है, मतलब जो भी इसके पार्ट हैं, वो हैविली अगेंस्ट हैं। फिर से रिपीट करूंगा आपके लिए, गोइंग बाय द वोट्स इन द यूएन जनरल असेंबली, मतलब यूएन असेंबली में जितनी भी कंट्रीज हैं उन सब ने वोट दिए, उन सभी कंट्रियों के वोट हुए, और इंटरनेशनल पब्लिक ओपिनियन जो आया इन वोटों के बाद वो हैविली अगेंस्ट है। किसके? वो अगेंस्ट है इस वॉर के। एंड द यूएनएससी इज एक्सपेक्टेड, और यूएनएससी से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो कुछ और करे, क्या लाने के लिए? इस वॉर को अंत पे लाने के लिए। मतलब यूएनएससी जो है, जो सिक्योरिटी, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है, उससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि इस वॉर को खत्म करने के लिए वो कुछ भी अपनाए, लेकिन सभी देश ये सोचते हैं कि भैया कुछ तो किया जाए। आगे जो स्टेटमेंट इशू किया गया था, द स्टेटमेंट वाज इशूड अ वीक आफ्टर मिस्टर गटरेस के, एक हफ्ते बाद जब उन्होंने बातें की थी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से और वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से, इन मॉस्को एंड कीव, मतलब मॉस्को और कीव में रेस्पेक्टिवली। पहले वो मॉस्को गए थे व्लादिमीर पुतिन से बात करने, और फिर कीव गए थे वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से बात करने इसी मुद्दे पर। बट लेकिन उनका जो मिशन है वुड बी सक्सेसफुल, वो जब भी सक्सेसफुल होगा ओनली इफ, कब? यदि जो पार्टीज हैं कंसर्न शोड, यदि वो अपने कंसर्न को शो करती हैं सीरियसनेस इन द एंडिंग ऑफ द वॉर, मतलब इन एंडिंग द वॉर, मतलब उनका जो सक्सेस पॉइंट है वो जब भी प्रूव होगा। कब प्रूव होगा? जब दोनों पार्टी कंसर्न करती हैं एक चीज को लेकर कि भैया हाँ ठीक है, हम सीरियस हैं कि हमें वॉर को एंड करना है, जब भी उनका जाना क्या होगा? मिस्टर गुटरेस का जाना बहुत ज्यादा कारगर सिद्ध होगा। भाई मिस्टर गुटरेस गए मॉस्को भी, मतलब रशिया भी और यूक्रेन भी, उन्होंने शांति की बातें करी, लेकिन दोनों कंट्री जो है वो बैक ऑफ नहीं करना चाहती, वो फिर भी लौटना नहीं चाहती। तो इसका मतलब यह है कि उनका मीटिंग जो है और उनका जाना जो है वो अनसक्सेसफुल रहा। ये तो जब भी सक्सेसफुल होगा जब दोनों कंट्री सीरियसनेस देके सोचें और इस पे कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालें। आगे दोस्तों, राइटर यहाँ पे छोटी छोटी बातों पे ध्यान दे रहा है और छोटी छोटी चीज़ों को बता रहा है और एक्सप्लेनेटिव लैंग्वेज बता रहा है और सजेशन भी दे रहा है साथ में कि भाई उनको कैसा क्या करना चाहिए, क्या कर रहे हैं। यहां से पढ़ना स्टार्ट करें। चलिए आगे करते हैं दोस्तों। आगे कहा उसने एज ऑफ नाउ, यदि हम अभी तक की बात करें, एज ऑफ नाउ ये एक फ्रेज है और एडवर्बली फ्रेज है, एडवर्बियल। तो दोस्तों ऐसे फ्रेज यूज होते हैं जो कि एडवर्ब कहलाती हैं। तो उसने कहा एज ऑफ नाउ नीदर एग्जिस्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट नीदर है, इसलिए नीदर के संग जो वर्ब लगी है दोस्तों वो सिंगुलर लगी है, इसीलिए एस लगा हुआ है, एग्जिस्ट्स। एग्जिस्ट का मतलब क्या होता है? एग्जिस्ट का मतलब होता है कहीं उपस्थित रहना, और एग्जिस्ट में एस लग गया तो मतलब नीदर सिंगुलर है। मतलब एज ऑफ नाउ अभी तक नीदर एग्जिस्ट, इनमें से कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता, कोई भी नहीं रहता बियॉन्ड स्टेटमेंट, स्टेटमेंट्स के बाहर।
मतलब कोई भी इनमें से स्टेटमेंट के बाहर नहीं है जो भी उन्होंने कहा है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे रशिया स्टेप्ड अप अटैक्स, रशिया जो है अपने अटैक को जारी किए हुए है यूक्रेन पर। आफ्टर द यूएनएससी स्टेटमेंट वॉज इशूड, जब यूएनएससी की स्टेटमेंट आ गई, इशू हो गए, उसके बावजूद भी रशिया जो है अपने अटैक्स को रोक नहीं रहा है यूक्रेन पर, वो जारी किए हुए। ऑन संडे को 60 और भी लोग मारे गए लुहांस्क में। और मंडे को मिस्टर पुतिन ने अपने विक्ट्री डे पे एड्रेस किया, एड्रेस का मतलब है बताया, तो इन विक्ट्री डे एड्रेस वो बताते हैं मार्किंग द सोवियत ट्रम्फ ओवर जर्मन नाजीज, वो दिखाते हैं एक चीज को बहुत मार्क करते हुए, क्या कि जो सोवियत की विजय थी, मतलब जो रशिया की जो विजय थी उस समय, जो सोवियत संघ था उसकी विजय को दिखाते हैं ओवर किस पर, जर्मन नाजीज पर, जो उस समय बहुत बड़ा 1945 की बात है दोस्तों, 1945 में बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ था। तो नाजीज पर जो रशियन की जो जीत थी उसको विक्ट्री डे पे एग्जाम्पल देते हुए बताते हैं, क्लेम दैट द रशियन, और क्लेम किया उन्होंने कि जो रशियन ट्रूप्स है वह डिफेंडिंग द मदरलैंड, वो क्या कर रही थी, वो अपने मदरलैंड को बचा रही थी, मतलब अपने मदरलैंड को बचाने के लिए वो ये सब करती है, अपने मदरलैंड को भी उस समय बचा रही थी। इंडिकेटिंग दैट, वो इंडिकेट करते हुए कहते हैं द वॉर विल ग्राइंड ऑन, की वॉर जो है वो रुकेगा नहीं, वॉर चलता चलेगा, क्योंकि बात ये मदरलैंड की है। तो दोस्तों साफ साफ बात कही उसने, राइटर ने यहाँ पे, कि भाई एंटोनियो गटरस के कहने के बावजूद भी वॉर जो है वो जारी है। उनका स्टेटमेंट इशू हो गया था कि भाई पीसफुल जो चीज़ें हैं वो अपनाई जानी चाहिए, लेकिन फिर भी रशिया ने यूक्रेन पे अटैक करने से बचा नहीं है, वो रोक नहीं रहा अपने आप को, वो अटैक किए जा रहा है। और अभी भी मालूम पड़ा कि संडे को भी 60 और लोग मारे गए हैं लुहांस्क में। और मंडे को मिस्टर पुतिन ने विक्ट्री डे पे साफ साफ एग्जाम्पल दिया जर्मन नाजीज को लेकर, कि जैसे रशिया ने जीत हासिल की थी जर्मन नाजीज पर, सेम उसी तरह, मतलब वही उनकी चीज़ को बताती है कि वो मदरलैंड को जीतने के लिए, मतलब अपनी मदरलैंड के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। यदि उनकी मदरलैंड पे आंखें कोई दिखाएगा तो वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। और ये वॉर के बारे में कहा कि वॉर जारी रहेगा। राइट, आगे दोस्तों, मतलब मिस्टर पुतिन जो है वो सोच चुके हैं कि भैया आर पार की लड़ाई है, सब कुछ कर देना है, कुछ खो जाए उसका मलाल नहीं है, लेकिन जो है, जिस चीज़ के लिए हमने जन्म लिया है, हम भाई उस जन्म को तो सार्थक बनाएंगे, मतलब अपनी मातृभूमि से छिड़खानी नहीं होने देंगे। दिस इज व्हाट एक्चुअली मिस्टर पुतिन थिंक्स अप टू नाउ। चलिए फिनिश करते हैं यहाँ से भी दोस्तों, जल्दी से पढ़िए। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। राइट, सिंपल था। चलिए पढ़ेंगे मेरे साथ। जब व्हेन ही ऑर्डर द स्पेशल मिलिट्री, यहाँ पे ही से मतलब दोस्तों व्लादिमीर पुतिन से है, रशिया के प्रेसिडेंट से। जब व्लादिमीर पुतिन ने ऑर्डर दिया था स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का, फॉर वॉट ही कॉल, जिसे वो बुलाते हैं डीमिलिटराइजेशन और डीनाजिफिकेशन, वो अपनी स्पेशल मिलिट्री फोर्स को क्या बुलाते हैं, डीमिलिटराइजेशन और डीनाजिफिकेशन के नाम से, ऑफ यूक्रेन, यूक्रेन को लेकर, यूक्रेन को मिस्टर पुतिन मस्ट हैव एक्सपेक्टेड, तो मिस्टर पुतिन ने ये एक्सपेक्ट किया होगा कि वो क्विक विक्ट्री कर लेंगे। मतलब जब उन्होंने ये वॉर चालू किया था तो राइटर कहना चाह रहा है कि भैया उन्होंने अपनी स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन को नाम दिया था, क्या दिया था, डीमिलिटराइजेशन और डीनाजिफिकेशन, मतलब नाजिफिकेशन जो वाद है वो हटा दिया जाएगा और जो मिलिटराइजेशन वहां पे किया जा रहा है वो हटा दिया जाएगा। और उन्होंने ये दो नाम देने के बाद उन्होंने सोचा था कि भैया हम क्विक विक्ट्री पाएंगे, हम बहुत जल्दी विक्ट्री पालेंगे, ऐसा उन्होंने सोचा होगा। लेकिन बट अब से स्टार्ट हो गया दोस्तों, मतलब विरोधाभास हो गया, यहाँ पे विरोध कर रहा है वो। लेकिन यूक्रेन का जो अवरोध है, यूक्रेन का जो रेसिस्टेंस है, यूक्रेन जिस प्रकार से रोका है, डिड नॉट ओनली डिनाई, उन्होंने मना ही नहीं कर दिया रशियंस को, बल्कि बट ऑल्सो गैल्वनाइज्ड वेस्टर्न सपोर्ट, जबकि उन्होंने वेस्टर्न के जो सपोर्ट है, जो वेस्टर्न कंट्रीज है, यदि मैं बात करूं अदर यूरोपियन कंट्रीज की और अमेरिका की, उन्होंने उसको भड़का भी दिया है, मतलब उस पर और आग लगा दी है, गैल्वनाइज्ड कर दिया है, मतलब उसका सपोर्ट और पा लिया है। फिर से रिपीट करूंगा, बट यूक्रेन जो है रेसिस्टेंस, बट यूक्रेन्स रेसिस्टेंस डिड नॉट ओनली डिनाई द रशियंस, जबकि यूक्रेन के अवरोध ने, यूक्रेन की रुकावट ने रशियन को दूर ही नहीं कर दिया, रशियन को मना ही नहीं कर दिया, बल्कि
बट ऑल्सो गैल्वनाइज वेस्टर्न सपोर्ट, वेस्टर्न सपोर्ट को भी साथ में ले लिया। मतलब हम सभी जान रहे हैं कि वेस्ट का सपोर्ट है पूरी तरह किसके साथ, यूक्रेन के साथ, तो उन्होंने वेस्टर्न सपोर्ट को भी उकसा दिया कि हाँ यूक्रेन ने कि भाई हमारा सपोर्ट करो रशिया के खिलाफ। आगे क्या कहा गया, व्हेन वेस्टर्न फाइनेंशियल एंड मिलिट्री एड हार्डेंड द यूक्रेनियन रेसिस्टेंस, जब वेस्टर्न मतलब जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उन्होंने फाइनेंशियली और मिलिट्री हेल्प को और मजबूत बना दिया यूक्रेन की सहायता के लिए, मतलब यूक्रेन की सहायता उन्होंने फाइनेंशियल और मिलिट्री तौर पे बहुत की है और इससे यूक्रेन और मजबूत हो गया है। द रशियन ट्रूप डिस्पाइट, मतलब जो रशियन सेना है डिस्पाइट देयर इंक्रीमेंटल टेरिटोरियल गेन्स, रशियन सेना ने जो टेरिटोरियल गेन्स कर लिया, अपनी सीमा जो बढ़ा दी है, कहाँ पे, ईस्टर्न एंड सदर्न यूक्रेन पे, उसके बावजूद ऐसी दिखती है टू हैव गॉट स्टक इन द बैटलफील्ड कि वो युद्ध भूमि में फंस गई है। माना हमने कि रशियन सेना जो है, रशियन जो आर्मी है, ट्रूप्स जो है वो ईस्टर्न और सदर्न यूक्रेन पे अपना कब्जा जमा बैठी है, वो वहां पे आगे निकल गई है, लेकिन फिर भी ऐसा दिखाई देता है कि वो अब स्टक हो गई है। और क्यों स्टक हो गई है दोस्तों, क्योंकि यूक्रेन की जो सबसे ज़्यादा हेल्प की जा रही है वो किसके द्वारा की जा रही है, वो हेल्प की जा रही है दोस्तों पूरी वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा, जितने भी लगे हुए हैं कि हाँ जी थोड़ा सपोर्ट तो करना पड़ेगा इनको। दिस इज व्हाट ऑल writer is trying to speak about these kind of things. It is elaborating the war, right? Number next दोस्तों, पढ़िए यहां से, ओके दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। यहां से स्टार्ट किया द स्टेलमेट, स्टेलमेट का मतलब होता है रुका हुआ, थमा हुआ, स्टेलमेट मतलब कोई चीज जो रुकी हुई है। तो द स्टेलमेट हैज इंक्रीज द रिस्क ऑफ अ वाइडर कॉन्फ्लिक्ट, ये जो युद्ध जिस तरह से रुक गया है, रुका पड़ा है इन द सेंस मतलब जो लगातार कंटिन्यू है, मतलब इसका कुछ समझ में नहीं आ रहा, उसने रिस्क जो है उनको और बढ़ा दिया है, उसने इस विवाद को और उत्पन्न कर दिया है, उसने ये चीजें और गहमा गहमी में ला दी हैं। द स्टेलमेट हैज इंक्रीज्ड द रिस्क ऑफ अ वाइडर कॉन्फ्लिक्ट, ये जो रुकी हुई चीजें हैं इन्होंने और कन्फ्लिक्ट, मतलब जैसे भाई कोई भी चीज समझाई जा रही है रशिया को और यूक्रेन को, अब ये जो चीज समझाई जा रही है, जो पीस वार्ता हो रही है, जो समझाई जा रही है, इन पे कोई काम नहीं हो रहा, मतलब इन पे कोई एक्शन नहीं ले रहा, तो ये क्या हो गई हैं, ये स्टेलमेट हो गई हैं। तो ये जो रुकावट में पड़ गई हैं ये और भी ज्यादा रिस्क पैदा कर दे रही हैं, किसका, वाइडर कॉन्फ्लिक्ट का, एक बहुत बड़े विवाद का। द यूएस नाउ सीम्स, भैया यूएस तो ऐसा नजर आता है कि उसने सोच लिया, उसने ठान लिया हो कि वीकन रशिया, कि वो रशिया को कमजोर ही कर देगा, जैसा कि डिफेंस सेक्रेटरी जो है लॉयड ऑस्टिन उन्होंने कहा है। मतलब अमेरिका के लॉयड ऑस्टिन जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं उन्होंने तो ये भी कह दिया कि भाई हम रशिया को तो कमजोर करके रहेंगे, अब तो जो उखाड़ना है वो उखाड़ दे रशिया। देखते हैं आगे क्या कहा गया, रशिया विद इट्स बैक अगेंस्ट द वॉल इज वार्निंग ऑफ अ थर्ड वर्ल्ड वॉर। अब रशिया जो है विद इट्स बैक अगेंस्ट द वॉल, वो फिर भी क्या कर रहा है, वो फिर भी धीरे धीरे वार्न कर रहा है थर्ड वर्ल्ड वॉर के लिए, मतलब फिर भी वो कहीं ना कहीं एक अंदाजा दे रहा है, फिर भी वो कहीं ना कहीं वार्निंग दे रहा है कि भैया थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकता है, जो कि कैसे हो जाएगा, विद न्यूक्लियर वेपन से हो जाएगा। दिस पॉसिबिलिटी, ये जो संभावना है ऑफ अ डायरेक्ट रशिया वेस्ट कॉन्फ्रंटेशन की, कि भैया ये जो युद्ध है ये रशिया और यूक्रेन में नहीं होगा, ये जो युद्ध है ये चल रहा है किसके बीच, रशिया और वेस्टर्न कंट्रीज के बीच, जैसा कि इसने कहा डायरेक्ट रशिया वेस्ट कॉन्फ्रंटेशन,
मतलब पॉसिबिलिटी किस बात की है, संभावना इस बात की है कि जो युद्ध है ऑफ अ डायरेक्ट रशिया वेस्ट कॉन्फ्रंटेशन मेक्स इट द मोस्ट डेंजरस मूवमेंट, कि जो रशिया वेस्ट की जो लड़ाई चल रही है ये बहुत ज़्यादा डेंजरस क्षण पैदा कर देगी, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस मूवमेंट बना देगी इन ग्लोबल पॉलिटिक्स, इस पूरे ग्लोबल, इस पूरे सार्वभौमिक, इस पूरे सांसारिक पॉलिटिक्स में। सिंस कब से, जो 1962 में जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस आया था तब से, या तो ये सिचुएशन 1962 में पड़ी थी जब क्यूबन मिसाइल क्राइसिस आया था, और यही सिचुएशन अब नजर आ रही है जब जाके रशिया और वेस्ट, मतलब कह तो ये जहाँ ऐसा लोग रहे हैं और राइटर भी कह रहे हैं ऐसा कहे, और टीवीज में भी हम लोगों ने ये देखा कि भाई जो युद्ध है वो रशिया और किसके बीच में है, यूक्रेन के बीच में। लेकिन सभी जान रहे हैं कि यूक्रेन का जो सपोर्ट कर रहा है वो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, तो इसीलिए जो रशिया का जो युद्ध चल रहा है वो यूक्रेन के संग कम और वेस्टर्न कंट्रीज से ज़्यादा चल रहा है। तो वही राइटर ने बताया कि जो रशिया और वेस्ट का जो कॉन्फ्रंटेशन है, जो लड़ाई है, ये कहीं व्यापक रूप ना ले ले, जैसा कि सेम हुआ था 1962 में। आगे कहा गया इफ बोथ साइड, यानी दोनों साइड्स स्टिल बिलीव, ये बिलीव करती हैं, विश्वास करती हैं कि रैशनल पॉलिसी मेकिंग में, किसमें, कि भैया लॉजिकल बात करी जाए, पीसफुल बात करी जाए, तो दे शुड इमीडिएटली लुक फॉर एन रैम्प अप, मतलब ऑफ रैम्प, दे शुड इमीडिएटली, तो उनको तुरंत देखना चाहिए, उनको तुरंत इमीडिएटली लुक करना चाहिए, किसको, लुक फॉर एन ऑफ रैम्प, उनको तुरंत ही अपनी अपनी चीजों को बैक कर लेना चाहिए, उनको तुरंत ही शांति वार्ता पे ध्यान देना चाहिए, ना कि लड़ाई दंगों पे। राइट दोस्तों, आगे the last slide. So this one is last slide here. Come on, read it. चलिए स्टार्ट करें, आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो यहां से स्टार्ट हुआ, रशिया कैन नॉट आस्क फॉर अ डायलॉग एंड पीस व्हेन कंटिन्यूइंग टू पाउंड यूक्रेनियन सिटीज। ऐसा दिखाई देता है कि रशिया जो है कैन नॉट आस्क फॉर अ डायलॉग, वो इच्छा में नहीं है डायलॉग की, किसी भी चीज की वार्ता में और शांति के लिए। व्हेन कंटिन्यूइंग टू पाउंड यूक्रेन सिटीज, जैसा कि वो दिखाई दे रहा है कि वो यूक्रेन सिटीज पर क्या करता जा रहा है, कब्जा करता जा रहा है, उन पर आक्रमण करता जा रहा है। फिर से पाउंड का मतलब दोस्तों ध्यान रखेंगे, पाउंड का मतलब होता है कब्जा कर लेना या फिर अटैक करना। फिर से रिपीट करूंगा, रशिया कैन नॉट आस्क फॉर डायलॉग, मतलब रशिया नहीं चाहता किसी भी प्रकार की बातचीत। आस्क फॉर का मतलब होता है दोस्तों डिमांड, तो डिमांड का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, मतलब किसी भी चीज को डिमांड करना, मांगना। तो रशिया कैन नॉट आस्क, रशिया कोई भी डायलॉग नहीं चाहता, कोई भी डिमांड नहीं चाहता किसी भी प्रकार की पीस की। व्हेन कंटिन्यूइंग, जब वो कंटिन्यू कर रहा है यूक्रेनियन सिटीज पे, तो साफ साफ नजर आ रहा है कि भाई यूक्रेनियन सिटीज पर वो क्या करता जा रहा है, वो अटैक करता जा रहा है। तो इसका मतलब साफ है कि वो कोई भी प्रकार की पीस नहीं चाहता। इट्स वॉर मशीन है स्लोड डाउन, उसकी जो वॉर मशीन है, जो युद्ध वाली मशीन है, वो स्लो हो चुकी है। एंड इट इज ऑलरेडी फेसिंग इकोनॉमिक, और वो पहले से ही फेस कर रहा है इकोनॉमिक और पॉलिटिकल आइसोलेशन इन यूरोप। मतलब वो पहले से ही फेस कर रहा है कि भैया इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली उसे यूरोप से अलग कर दिया गया है, वो बहुत ही अकेला पड़ गया है यूरोप की साइड से। एस्केलेटिंग दिस कॉन्फ्लिक्ट, मतलब ये जो झगड़ा है, ये जो विवाद है, इसका चढ़ता हुआ जो रूप है, इसको देखते हुए, इसको चढ़ते हुए, ब्रिंगिंग द होल वर्ल्ड इनटू डेंजर, मतलब जिस प्रकार ये युद्ध जो है, ये कॉन्फ्लिक्ट, ये झगड़ा जो है, जिस प्रकार तूल पकड़ता जा रहा है, जिस प्रकार ये बढ़ता जा रहा है, ये पूरे संसार को ब्रिंगिंग ला रहा है होल वर्ल्ड इनटू डेंजर, किसमें, खतरे में। डज नॉट सर्व एनीबडीज, और ये किसी के भी इंटरेस्ट को सर्व नहीं करता, ये किसी के भी हित की में नहीं है, ये किसी के भी हित की बात नहीं है, ये जो कंट्री ऐसा कर रही हैं। इंस्टेड, बजाय इसके, मॉस्को शुड इमीडिएटली, दोस्तों शुड आ गया, इसका मीन्स राइटर ने यहां से क्या देना चालू कर दिया, सजेशन। तो रशिया को चाहिए कि वो तुरंत ही एंड करे अटैक को और सपोर्ट करे यूएन सेक्रेटरी जनरल के मिशन को फाइंड करने में, पीस, शांति फाइंड करने में, सॉल्यूशन को, दैट कुड एड्रेस द सिक्योरिटी कंसर्न्स, जो बताते हैं सिक्योरिटी कंसर्न्स को लेकर ऑफ बोथ यूक्रेन एंड रशिया। मतलब
यदि वो यूएन के मेंबर की, यूएन के काउंसिल की ये बात मानेंगे और पीसफुल सॉल्यूशन पे बात करेंगे, तो भाई डेफिनेट है कि हम बात कर सकेंगे दैट कुड एड्रेस द सिक्योरिटी कंसर्न्स, जो बात कर सकते हैं सिक्योरिटी कंसर्न्स पर यूक्रेन और रशिया दोनों की, कि भैया यूक्रेन और रशिया का जो सिक्योरिटी कंसर्न है कि इनको कैसे ध्यान दिया जाए इन दोनों कंट्री पे। लेकिन ये कब पॉसिबल है? ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब रशिया खुद से अपना वॉर रोके और कोशिश करे सपोर्ट करने की जो यूएन सेक्रेटरी जनरल हैं उनके मिशन को। तो दोस्तों साफ साफ राइटर ने लास्ट में सजेशन दिया है कि चाहिए रशिया को कि वो किसी भी तरह से इस बढ़ते हुए युद्ध को रोके, चाहे उसके मन में जो भी चल रहा है, और सामने शांति वार्ता पर आए, ना कि शांति वार्ता करने के बाद दोबारा यूक्रेन की सिटीज पर कब्जा करने की सोचे या उन पर अटैक करे। तभी जाके कोई सिक्योरिटी कंसर्न्स पे बात की जा सकती है, उनको समझा जा सकता है। सिक्योरिटी कंसर्न का मतलब होता है दोस्तों, मतलब किसी को रक्षात्मक रूप देना, किसी की रक्षा के बारे में सोचना। सो ये था दोस्तों आज का पैसेज। मैं आशा करता हूं कि आपके समझ में आया होगा। ये है टेस्ट योरसेल्फ की 6 वोकैबुलरी। इसमें से आपको कोई भी 4 वोकैबुलरी कंप्लीट करनी है, राइट? कोई भी 4 वोकैबुलरी यदि आप कर पाते हैं दैट मीन्स यू आर द बेस्ट, आप बहुत बढ़िया हैं, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। और 6 करते हैं तो फिर आपके कहने ही क्या, आई मीन यू आर द स्टाउंडिंग गुड, आई मीन यू आर गिविंग द ग्रेट परफॉर्मेंस बेसिकली। सो दैट्स इट दोस्तों, फिनिश करते हैं आज की क्लास और फिर मिलते हैं आज रात 11 बजे की क्लास में और ग्रामर के साथ और वोकैबुलरी के साथ। सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे हंग्री। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।